देखिए इस रिपोर्ट में। भारत चीन सीमा पर तैनात इन जवानों की चीनी सैनिकों से भिड़ंत कोई नई बात नहीं है। चीनी सैनिकों को पूर्वोत्तर में भारत चीन सीमा पर मैकमोहन लाइन में ऐसी हरकतें करते हुए 70 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। चीनी सैनिकों की इन्हीं हरकतों का जीता जागता उदाहरण है 1962 में भारत चीन युद्ध में सिपाही के तौर पर सीमा पर तैनात लांसनायक जगत सिंह, जिन्हें चीनी सैनिकों की हरकत आज भी याद है। भाषा तो उनकी बोलता आता नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे बात करते रहते हैं और कभी कभी जो है हमारे ऊपर तो वो छेड़ाखानी कर देते हैं ना। और आगे आगे हमें जो आगे पीछे जो होते हैं अपने बॉर्डर में रहते ही रहते हैं इधर ही, तो आगे पीछे हमसे बात भी कर लेते हैं वैसे कोई भाषा में ये। और आगे जो है सिर्फ जो बात हो जाएगी तो ऊपर से वो छेड़ाखानी कर देते हैं। ये तो रही 1962 के दौर में सिपाही रहे जगत सिंह जी की जुबानी, लेकिन हमारे जो जवान कुछ साल पहले ही भारतीय सेना से रिटायर हुए हैं वो भी चीन की इसी हरकत के बारे में बताते हैं। चीन कभी जमीन कब्जाने की कोशिश करता है तो कभी चीनी सामान को भारतीय जमीन पर फेंककर उसे अपना जताने की कोशिश करता है। अपने मोर्चो खोद के जो है नीचे को मिट्टी डाल देंगे, जिससे कि हमारा लोकेशन नीचे को है और उनकी वो हाइट में है, तो वो लोग जो है हमें डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। कभी मोर्चा खोद के, कभी सिगरेट बीड़ी का डब्बा फेंक के, कभी जो है उसमें कब्जा करने की कोशिश जमीन पर कि ये हमारा है, कभी धक्का मुक्की कर देते हैं। और कभी कभी तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद ये हमारी जगह है और वहाँ पर जो है कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और हमारे जवान जो कभी LRP या गए होते तो उन पर छीटाकशी भी कर लेते हैं। दरअसल पूर्वोत्तर हो, लद्दाख या उत्तराखंड, सभी जगह चीन सीमा पर एक जैसी हालत है। सीमा पर एक बड़ा इलाका नो मैंस लैंड की तरह। कुछ पोस्ट पर तो दोनों देशों की सेना हमेशा आमने सामने रहती है। ऐसे में चीनी सैनिक कभी गंदे गंदे इशारे से तो कभी अपनी पोस्ट की लोकेशन चेंज कर भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि सीमा पर तनाव बढ़े। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। फौज में ट्रेनिंग की यादें एक सैनिक ना तो पूरे सर्विस के दौरान भूलता है और न ही रिटायरमेंट के बाद। 50 साल बाद एक साथ जब IMA 1972 बैच के पास आउट अधिकारी मिले तो यादें ताजा हो गईं और आंखें नम। देखिए ये रिपोर्ट। दिसंबर 1972 बैच के IMA के ये वो अधिकारी हैं जो इसी म्यूजियम हॉल से पास आउट हुए थे। पहले इसी हॉल में पीपिंग सेरेमनी करवाई जाती थी। गुरुवार को IMA प्रशासन ने सभी बैचमेट को एक साथ बुलाकर गोल्डन जुबली मीट कराई। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की आंखें अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद कर आज भी गौरवान्वित थीं। अपने परिवार के साथ अपने ही बैचमेट को मिलने की खुशी शब्दों में साफ थी। रिटायर्ड अधिकारियों ने बताया कि तब नए जोश के साथ इसी चैटवुड हॉल से निकले थे। कई जेंटलमैन कैडेट्स उस वक्त बैचलर थे। मस्ती मजाक भी खूब था, तो देश की शान पर आंच न आने का जज्बा भी अलग था। 4 दिसंबर 1971 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕੈਡੇਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਾਜ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ पिपिंग सेरेमनी होती सीगी। मेरी तरफ से ये है कि ये जितना भी आपने प्रोग्राम यहाँ किया इसके लिए हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं, IMA की पूरी टीम के लिए, और गदगद हैं। गदगद का मतलब हम बहुत खुशी हैं। My husband was first in order of merit, gold medal and sword of honor, and he was the direct entry. Till today, his record has not been broken in games or in studies. 50 साल बाद अपने दोस्तों से मिलने की खुशी और पुरानी यादों को ताज़ा करने का अनुभव अपने आप में खास था, और इस कैंपस में मिली सीख को आज भी उसी जज्बे के साथ ये फौजी अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के धनगढ़ी गेट के 1 किलोमीटर दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहां जून के महीने से लगातार बाघों का आतंक चल रहा है।
जिससे मुहान, चुकुम और सुंदरखाल के गांव वाले डरे हुए हैं। ये बाघ NH 309 पर भी बाइक सवार और पैदल यात्री पर हमला कर चुके हैं। NTCA की गाइडलाइन बहुत स्पष्ट है। 2013 में जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें धारा 144 लगाए जाने का प्रावधान बहुत स्पष्ट है और उसी के क्रम में ये कार्रवाई लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए की गई है। और अब आपको जल्द ही उत्तराखंड में भी IPL मैचों का रोमांच देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड की ओर से लगातार इस तरफ कोशिश की जा रही है। देहरादून में भी IPL मैच हो सके। आज छठे सचिवालय क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कल हुई, जिससे कुल 9 टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन रही हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की ओर से कोशिश की जा रही है कि अगले 6 महीने के अंदर यानी कि अगले IPL का कोई मैच देहरादून में भी हो सके, क्योंकि जिस तरह के ग्राउंड की जरूरत है उस तरह का ग्राउंड देहरादून में मौजूद है। सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी बनने के बाद छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। 2 सालों से कोरोना की वजह से भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। अब जब चुनाव का ऐलान हो चुका है तो छात्र काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए विश्वविद्यालय के अंदर का माहौल कैसा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय से 2020 में SSJ विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसमें आवासीय विश्वविद्यालय को भी मर्ज किया गया, लेकिन कोरोना महामारी के कारण छात्र संघ चुनाव 2 सालों तक नहीं हुए। इस बार कई आंदोलनों के बाद सरकार और विश्वविद्यालय चुनाव कराने को तैयार हुए, जिससे छात्र छात्राओं में जोश है और परिसर में रौनक लौटी है। तो काफी जोश है, पहली बार देख रहे हैं और काफ़ी संघर्ष, हमने भी काफ़ी संघर्ष किया है। काफ़ी लगभग 9 साल से मैंने भी इस परिसर में संघर्ष किया है। सभी छात्र छात्राएं देख रहे हैं तो काफ़ी जोश है। नया विश्वविद्यालय बनने के बाद, कोरोना महामारी के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं और समस्त कहते हैं विद्यार्थियों में जोश है और हम सभी पूरी मजबूती के साथ यह चुनाव लड़ेंगे और विद्यार्थी परिषद इस बार हर वर्ष की बात इस बार भी अध्यक्ष पद में फतेह करेगी। पहली बार चुनाव करा रहे विश्वविद्यालय ने 22 को नामांकन और 24 को मतदान व मतगणना रखी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने अपना संविधान नहीं बनाया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के संविधान से ही इस बार चुनाव होंगे। लिंग 2 समिति का पूरा जो है वो पालन किया जाएगा और जो हमारा संविधान है वो हम अभी कुमाऊं विश्वविद्यालय के संविधान को के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। उसमें किसी प्रकार का फेरबदल हमारे द्वारा नहीं किया गया है। छात्र राजनीति से निकलकर ही नए नेता पैदा होते हैं, लेकिन 2 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्र परेशान थे। अब चुनाव हो रहे हैं तो छात्र छात्राओं में उत्साह है। अब देखना होगा कि इस बार SSUI या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मौका मिलेगा। क्या विश्वविद्यालय लिंग 2 समिति की सिफारिशों का पालन करा पाएगा? न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब नजर देवभूमि की 10 बड़ी खबरों पर।